हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। यानी लास्ट में जो आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है उसमें हम लोग लेवल 1 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जो भी आपका डाउट होगा वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ बच्चों, एक बात आपको ध्यान रखना है कि सेशन को आप लोगों को एंड तक देखना है। मजा तो आएगा ही और पूरा का पूरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। इससे बड़ा मजा क्या होगा। चलिए ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हेन ए ट्रेन स्टॉप सडनली पैसेंजर इन द ट्रेन रनिंग ट्रेन फील एन इंस्टेंट जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज। बच्चों यहां पर कहा जा रहा है कि जब ट्रेन रनिंग कर रहा होता है और अचानक से जब ट्रेन रुकता है तो वहां पर क्या होता है कि जो पैसेंजर होते हैं वो पैसेंजर आगे की तरफ, यात्री जो होते हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये सिर्फ ट्रेन में नहीं, बस में भी होता है, फोर व्हीलर में भी होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। दी बैक ऑफ सीट सडनली पुश दी पैसेंजर्स फॉरवर्ड, यानी फर्स्ट में कहा जा रहा है कि सीट का जो बैक है वो पैसेंजर को आगे की तरफ पुश कर देता है, इस वजह से पैसेंजर आगे झुक जाता है। फिर सेकंड में क्या कहा जा रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टॉप द ट्रेन एंड टेक्स द बॉडी फॉरवर्ड, यानी यहां पे कहा जा रहा है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टॉप द ट्रेन एंड टेक्स द बॉडी फॉरवर्ड। थर्ड में कहा जा रहा है अपर पार्ट ऑफ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन वेयर एज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट विथ सीट रिमेन्स एट रेस्ट। थर्ड में कहा जा रहा है नथिंग कैन बी सेड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या होता है कि जब भी ट्रेन रुकता है या जब भी बस चल रहा होता है और उस समय बस अचानक से रुकता है तो हमारा लोअर पार्ट सीट के साथ रेस्ट में रहना चाहता है, क्योंकि वहां पे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा अपर पार्ट होता है इसमें कोई सपोर्ट नहीं होने के कारण ये आगे चला जाता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन वेयर एज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट विथ सीट रिमेन्स एट रेस्ट। तो आपका ये ऑप्शन 3 वाला ये सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल में कहा जा रहा है ए मैन गेटिंग डाउन फ्रॉम ए रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड बिकॉज, यानी जैसे देखते होइएगा कि बस से कूदने के बाद, जंप करने के बाद आदमी आगे के डायरेक्शन में दौड़ने लगता है। तो आगे कहा जा रहा है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट रोड इज लेफ्ट बिहाइंड एंड मैन रीचेज फॉरवर्ड। कहा जा रहा है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया के वजह से रोड पीछे रह जाता है और मैन आगे चला जाता है। फिर सेकंड में कहा जा रहा है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अपर पार्ट ऑफ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हाइल फीट कम्स टू रेस्ट एज सुन एज दे टच द रोड। यानी यहां पे कहा जा रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन के वजह से जो अपर पार्ट होता है वो आगे की तरफ होता है और जो हमारा पैर होता है, फुट होता है, वो रेस्ट के वजह से कांटेक्ट में रहता है। डायरेक्शन इन व्हाइल फीट कम टू रेस्ट एज सुन एज दे टच द रोड। आगे कहा जा रहा है ही लर्न फॉरवर्ड एज ए मैटर ऑफ हैबिट, मतलब वो अपने आदत के वजह से आगे की तरफ दौड़ रहा है। मतलब आदमी का आदत है कि वो बस से कूदेगा और आगे की तरफ दौड़ना शुरू कर देगा। और लास्ट में कहा जा रहा है ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल 3 फैक्टर्स स्टेट 1, 2 एंड 3। तो जो भी आपको 1, 2 और 3 में दिया गया है इसके वजह से ऐसा होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि जब भी हम लोग ट्रेन से या कोई भी बस से कूद रहे हैं तो बस वहां पे मोशन में होता है, और जब हम कूदेंगे और अचानक से रुकना चाहेंगे तो वहां पर क्या होगा कि हम लोग इनर्शिया के वजह से अगर बॉडी हम रेस्ट में लाएंगे तो वहां पे गिर सकते हैं। तो हम लोग नहीं गिरे, इसलिए क्या होता है कि जंप करने के बाद दौड़ जाया जाता है तो इनर्शिया को मेंटेन रखा जाता है। यानी हम लोग मूविंग फ्रेम से निकल रहे हैं तो थोड़ा दूर मूव कर जाएंगे, धीरे धीरे अपने स्पीड को कम करेंगे तो गिरेंगे नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू बी इन मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हाइल फीट कम्स टू रेस्ट एज सुन एज दे टच द रोड। मतलब जब रोड को हम लोग टच कर देते हैं तो उसके बाद बॉडी चाहता है कि, मतलब फुट चाहता है कि हम लोग रुक जाएं, जिसके कारण कुछ दूर दौड़ेंगे। तो ऑप्शन 3
ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन सेकंड ही इसका सही जवाब है, सेकंड ऑप्शन। थर्ड में कहा जा रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द फॉलोइंग, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किसको डिस्क्राइब करता है? एनर्जी को, वर्क को, इनर्शिया को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो बच्चों फर्स्ट लॉ के बारे में पूछा जा रहा है, तो नो डाउट आप क्या बोलेंगे? इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनर्शिया को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है, क्योंकि आपने पढ़ा भी है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड होता है। दोनों इनर्शिया, जैसे पिछला दो एग्जाम्पल जो किए वो दोनों भी इनर्शिया का था, रेस्ट का था और मोशन का था। आगे देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड along a straight line path. A particle is moving with a constant speed along a straight line path. A force is not required to. यानी यहां पर कहा जा रहा है कि एक बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो आपको किस लिए ए फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू, तो फोर्स किसके लिए आवश्यक नहीं होगा, रिक्वायर्ड नहीं होगा? इंक्रीज इट्स स्पीड। तो देखिए स्पीड को इंक्रीज करने के लिए तो फोर्स चाहिए ही चाहिए, तो ये जवाब हमारा नहीं होगा। डिक्रीज द मोमेंटम, मोमेंटम को डिक्रीज करने के लिए भी आपको फोर्स अप्लाई करना होगा। कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और चेंज द डायरेक्शन। तो बच्चों स्पीड को इंक्रीज करने के लिए भी फोर्स लगाना होगा, मोमेंटम को डिक्रीज करने के लिए भी फोर्स लगाना होगा, और डायरेक्शन को, पार्टिकल के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी फोर्स लगाना होगा। लेकिन कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बनाए रखने के लिए कोई भी फोर्स नहीं लगाना होगा, यानी आपका सही जवाब आपका 4 हो जाएगा। आगे आइए, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है यू आर ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, how can you get off if no horizontal force is exerted by pushing against the surface? यहां पर कहा जा रहा है कि आप किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर हैं, यानी वहां पर फ्रिक्शन है ही नहीं, और आपको बच्चों पता है कि चलने के लिए भी क्या चाहिए? फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप चल नहीं पाएंगे। सर तो फिर वहां से निकलेंगे कैसे, यही सवाल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ यू गेट ऑफ इफ नो हॉरिजॉन्टल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय पुशिंग अगेंस्ट द सरफेस, यानी सरफेस को पुश करने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है, तब आप वहां से किस तरह उतरेंगे ये बताना है। बाय जंपिंग, जंप भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जंप करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। बाय स्पीटिंग और स्नीजिंग, बाय रोलिंग योर बॉडी ऑन द सरफेस, तो रोल करने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए। बाय रनिंग ऑन द प्लेन, तो रनिंग करने के लिए तो फ्रिक्शन चाहिए ही चाहिए। तो क्या आप वहां से निकलेंगे स्नीजिंग कर करके, स्नीजिंग करके। स्नीजिंग करना मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपके हाथ में, उसको फेंक दीजिए, जैसे ही आप उसको फेंकिएगा तो आपका बॉडी क्या हो जाएगा, उस पर स्लिप कर जाएगा और आप वहां से निकल जाइएगा। तो स्नीजिंग करके आप वहां से निकलेंगे, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए, लेट EG and N represents the magnitude of electromagnetic, gravitational and nuclear forces between two protons at a given separation 1 Fermi। 1 Fermi का मतलब होता है 10 to the power minus 15 मीटर। देन अब देखिए बच्चों, यहां पर E कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। E कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स। G कहने का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और N कहने का मतलब क्या है? न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों आपको पहले ही हमने बता रखा है कि जितना भी नेचर में फोर्स है उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा फोर्स होता है? न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है? कमजोर बल कौन होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स न्यूक्लियर से वीक होता है लेकिन ग्रेविटेशनल से स्ट्रांग होता है। तो अब देखिए, यानी हमारा जो ऑर्डर आना चाहिए उसमें न्यूक्लियर सबसे ज्यादा, देन इलेक्ट्रिक, देन ग्रेविटेशनल, NEG। तो देखिए ऑप्शन में NEG, ये उल्टा है, ठीक, जो हम लोगों ने
ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी 4 ऑप्शन इसका सही है। न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स और उसके बाद क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। आगे आइए, 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ इज इक्विवेलेंट टू। न्यूटन्स थर्ड लॉ किसके इक्विवेलेंट है? तो बच्चों बताया गया था न्यूटन्स थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शन पेयर, यानी अगर हम लोग किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो सरफेस भी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास। तो बच्चों ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। मोमेंटम के वजह से, मोमेंटम के लिए हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ को इक्विवेलेंट करेंगे, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए कैनन आफ्टर फायरिंग रिक्वायल ड्यू टू। कैनन किसके वजह से रिक्वायल होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी तोप हो गया या फिर कोई भी बुलेट ही फायर करते हैं जब गन से, तो वहां पे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो किसके वजह से? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के वजह से, बैकवर्ड थ्रस्ट के वजह से, या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहां पर बच्चों हम लोग कहेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर के वजह से जो कैनन है वो पीछे की तरफ आएगा। आगे देखिएगा, 9 नंबर सवाल में कहा जा रहा है ए बॉल वेजिंग 10 ग्राम hits a hard surface vertically with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड and rebounds with same speed। यानी यहां पर कहा जा रहा है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये सरफेस है, इस सरफेस पर 10 ग्राम का ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली हिट करता है। 5 मीटर पर सेकेंड से ब्लॉक ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक है 10 ग्राम का ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड से हिट करता है और सेम स्पीड से रिटर्न भी हो जा रहा है। मतलब 5 से आया है और ये इधर से बैक भी कितना से हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से। द बॉल रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस फॉर 0.01 सेकेंड। यानी यहां पर जो इसके बीच का कॉन्टैक्ट रहा है बॉल के बीच का, ये 0.01 सेकेंड का रहा है। तो बच्चों आपको बताना है एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द बॉल इज। तो सरफेस बॉल के ऊपर इस टाइम में कितना फोर्स लगाएगा? तो बच्चों F इक्वल टू यहां पर हम लोग यूज करेंगे चेंज इन मोमेंटम। तो यहां पर क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो यहां पे देखिए F इक्वल टू वेलोसिटी सेम है, अपोजिट डायरेक्शन। ये अगर प्लस में यूज कर रहे हैं तो इसको आप माइनस में यूज कर दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस। U इक्वल है किसके, V के, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है जितना से आया है उतना से रिवाउंड भी हुआ है। तो यहां से आप लिखेंगे 2m U या V, जो भी लिख सकते हैं, लिख देंगे यहां पे। तो F इक्वल टू 2 मास ऑफ बॉल मास ऑफ बॉल 10 ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू U का वैल्यू 5 अपॉन टाइम 0.01। इसको यहां से सॉल्व कर लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये और ये टर्म कैंसिल ही हो जाएगा बच्चों, और यहां से आ जाएगा ये 5 टू 10 न्यूटन। यानी यहां पर 10 न्यूटन, ये जो सरफेस है इस बॉल के ऊपर कितना न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा। चलिए आगे देखते हैं, 10 नंबर सवाल में कहा जा रहा है वी कैन डिराइव न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ फ्रॉम फर्स्ट लॉ। सेकेंड में कहा जा रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ फ्रॉम थर्ड लॉ, थर्ड में कहा जा रहा है थर्ड एंड फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ, और लास्ट में कहा जा रहा है ऑल 3 लॉज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो बच्चों यहां पर हम लोग सेकेंड लॉ का यूज करके फर्स्ट लॉ को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, सेकेंड लॉ का यूज करके थर्ड लॉ को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपका जवाब होगा 3। थर्ड एंड फर्स्ट लॉ को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, किसका यूज करके, न्यूटन्स सेकेंड लॉ का यूज करके। चलिए आगे देखिएगा, अब यहां पर एक ग्राफ दे दिया गया है, ए बॉडी ऑफ 2 kg हैज एन इनिशियल स्पीड
5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड, बॉडी का इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। ए फोर्स एक्ट्स ऑन इट फॉर सम टाइम in the direction of motion. The force time graph is shown in figure. The force time graph is shown in figure. The final speed of the body. The final speed of the body. तो बॉडी का फाइनल स्पीड बताना है जब इस ग्राफ में दिया गया है कि बॉडी के ऊपर कितना टाइम तक फोर्स लगा है, 6.5 सेकेंड। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये ग्राफ दिया हुआ है किसका, फोर्स और टाइम का, और हम लोग फोर्स को क्या डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहां से बच्चों हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू एफ डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं। या फिर ये कहिए कि इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। यानी फोर्स टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है वो एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। चेंज इन मोमेंटम बोले तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या करना होगा तो बच्चों यहां पर हम लोग यहां से अब बना लेंगे। इसके लिए पहले ये वाला फाइंड कर लीजिए, पहले यहां से मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं, फाइनल मोमेंटम, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम तो पता है कि इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी, और u दिया हुआ है, u दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है 2, वहां से हम लोग कर लेंगे। तो यहां पे हम लोग फाइनल मोमेंटम को पहले फाइंड करेंगे, कहां से, तो ये एरिया, ये जो ग्राफ देख रहे हैं इसका एरिया फाइंड कर लेना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए लिखेंगे P फाइनल इक्वल टू एरिया अंडर दिस ग्राफ। तो क्या आ जाएगा यहां से, पहले देखिए यहां पे ट्राइंगल है तो हाफ इनटू, इस ट्राइंगल का बेस भी कितना है 2 इनटू हाइट हो जाएगा 4 प्लस, आगे देखिए, आगे यहां पे रेक्टेंगुलर शेप का ये मिल रहा है जिसका ये वाला साइड 2 है और ये वाला साइड 4 है, तो क्या लिख लेंगे यहां पर 4 इंटू 2 प्लस, आगे हम लोग को एक ट्राइपिज्म मिल रहा है तो ट्राइपिज्म के लिए क्या लिखेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये पैरेलल साइड है 2.5 और ये पैरेलल साइड है बच्चों 4, तो क्या लिखेंगे 2.5 प्लस 4। आगे हम लोग को मिल रहा है ये रेक्टेंगल जिसका हाइट हो जाएगा ये वाला साइड 2.5 और बेस देख लीजिए यहां पर एक चीज, और यहां पे आपको करना होगा सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू ये वाला डिस्टेंस यहां पर देना पड़ेगा, ये वाला लेंथ देना पड़ेगा, और ये कितना है 4 से 4 0.5, 4 से 4.5 हुआ है, मतलब कितना यूज करेंगे 0.5 यूज करेंगे, प्लस यहां पे आइए ये रेक्टेंगुलर शेप का है, अब 2.5 और यहां से यहां तक 1.5, तो क्या लिखेंगे 2.5 इंटू 1.5, ये लिखेंगे 2.5 इंटू क्या कर देंगे 1.5। तो यहां से बच्चों आपका P फाइनल भी मिल जाएगा, P फाइनल इक्वल टू ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस 8। अब यहां पे आ जाइए, यहां पर ये आ जाएगा 24 से 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5, तो ये आ जाएगा बच्चों यहां पर 2.5 सॉल्व करने के बाद 2.5 देख लीजिए एक बार यहाँ, सुनो सॉरी 2 पॉइंट ये नहीं, ये प्लस में है, ये प्लस में है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2.5 प्लस 4 करना है तो कितना हो जाएगा 6.5 इंटू इधर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये लिख लेना है 6.5 इंटू 5 और बाई में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी 0.5 ये आ जाएगा। इसके बाद प्लस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 को मल्टीप्लाई करने से अच्छा है इन दोनों को ये कर दीजिए, ये अब देखिए 25 से ये डिवाइड भी हो जाएगा,
कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, ये आ जाएगा। उसके बाद 15 क्या आ जाएगा, 4, 15/4, ये हो जाएगा 15/4। यहां पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अब यहां से। तो यहां से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, पीएफ, फाइनल मोमेंटम मिल जाएगा। और उसके बाद आपको निकालना क्या है, निकालना है वेलोसिटी, निकालना है स्पीड, लास्ट स्पीड, फाइनल स्पीड निकालना है। तो यहां से क्या कर देंगे बोलिए, एम भी, चेंज इन मोमेंटम यहां से मिल रहा है, सॉरी, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम यहां से हम लोग लिख देंगे चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या आ जाएगा बोल दीजिए, एम भी माइनस एम यू। चेंज इन मोमेंटम आपको ये सॉल्व कर करके मिल जाएगा, यहां से आप सॉल्व कर ही देते हैं, क्या कर लीजिएगा, छोड़िए, इक्वल टू ये वैल्यू आप दे दीजिएगा यहाँ पे। एम गिवन ही है, कितना था 2 kg, एम यहाँ पर 2 kg है, 2 kg, ये एम यहाँ पे 2 रहा, इंटू भी फाइंड करना है -2 इंटू यू दिया हुआ है 5। बच्चों अब आप यहां से ये वैल्यू तो लिख सकते हो, भी इक्वल टू 10 प्लस दिस बाई 2। यहां से आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो आपका दिया हुआ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, 2 kg का बॉडी है, जिसके ऊपर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कितना टाइम तक फोर्स अप्लाई किया गया है, तो आपको बताना है कि उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इंटू टी, तो यहाँ पे हम लोग चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू ये फाइंड कर लेंगे। उसके बाद चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इक्वल हो जाएगा एम वी माइनस एम यू के, वहां से आपको भी मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। आगे यहाँ पर इस सवाल में कहा जा रहा है 12 नंबर में, ए बॉडी ऑफ मास 3 kg is acted on by a force which varies as shown in the graph below. The momentum acquired is given by। तो बच्चों लीजिए फिर से, फोर्स टाइम ग्राफ दे दिया गया है, मोमेंटम बताना है, क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, एरिया फाइंड कर देंगे सर। तो डेल्टा पी इक्वल टू हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 10 प्लस 2 इंटू यहां से यहां तक, 2 से यहां तक, हाइट इसका क्या है 10, 4 हो जाएगा, ये यहां से यहां तक 4 हो जाएगा, 4 इंटू 10 कर देंगे। तो ये 2 कैंसिल, 10 प्लस 40 इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो ना, 40 न्यूटन सेकेंड। तो 50 ऑप्शन 4 हो जाएगा, 50 न्यूटन पर सेकेंड 12 नंबर सवाल का आंसर। आगे देखिए, आगे यहां पर 13 नंबर में कहा जा रहा है, ए डिस्क ऑफ मास 1 kg केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली इन एयर बाय फायरिंग बुलेट ऑफ मास 0.05 kg each vertically at the rate of 10 per second। 10 पर सेकेंड मतलब क्या, यानी 10 बुलेट को पर सेकेंड इस पर थ्रो किया जा रहा है, फायर किया जा रहा है। इफ द बुलेट्स rebound with the same speed, the speed with which these are fired will be। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं इस फिगर में, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है जिसको बुलेट मार मार करके गिरने नहीं दिया जा रहा है, मतलब इस तरह से ये है, ये इस तरह से, और नीचे से इस पे बुलेट फायर किया जा रहा है, जिसके वजह से ये नीचे नहीं आ रहा है। तो आपको बताना है कि बुलेट को किस स्पीड से फायर किया जाएगा कि यहां पर फ्लोट करता हुआ रह जाएगा, तैरता हुआ रह जाएगा। तो हम लोग बच्चों यहां पे ये सोचेंगे कि ये फ्लोट क्यों करेगा, ये यहां पर क्यों रुका हुआ रहेगा। उसका कारण है बच्चों कि इस पर जितना एक्सटर्नल फोर्स ये आप लगाया जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के इक्वल। एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम जी। एम जी कहने का मतलब मास ऑफ दी प्लेट, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया गया है। ये एफ किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये एफ इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो यहां पर आप लिखेंगे एम भी अपॉन टी और एन बुलेट, तो बच्चों आपको एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एम इंटू जी। अब यहां पे सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, मास ऑफ बुलेट है 0.05 इंटू भी फाइंड करना है, टाइम पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड
इंटू एन, एन दिया हुआ है 10 इक्वल टू मास ऑफ प्लेट दिया हुआ है डिस्क का 1 kg, 1 kg इंटू जी 9.8। तो यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर देखिए ये 10 है, और एक चीज चेंज इन मोमेंटम यूज किया है बच्चों, यहां पर 2 हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम की वजह से, चेंज इन मोमेंटम की वजह से ये 2। अब इसको यहां से सॉल्व कीजिएगा, v इक्वल टू आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये पूरा टर्म इधर कैंसिल ही हो जाएगा, और जब पूरा टर्म कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड। इतना के रेट से जब इस पे बुलेट फायर किया जाएगा तो ये हिलेगा भी नहीं, फ्लोट करता हुआ आराम से रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है यहां पर 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है, एज एन इंक्लाइंड प्लेन इज मेड slowly horizontal by reducing the value of angle theta with horizontal, the component of weight parallel to the plane of a block resting on the inclined plane। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, ये एक इंक्लाइन प्लेन रहा, ये रहा यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन जिसका इंक्लिनेशन दिया हुआ है थीटा। अब इस पर मान लीजिए कोई m मास का ब्लॉक रख दिया जाता है। अब कहा जा रहा है inclined plane is made slowly horizontal by reducing the angle of theta with horizontal। अब इसको रिड्यूस किया जा रहा है, मतलब इसको नीचे के तरफ पुल किया जा रहा है, ये इस तरह से थीटा को रिड्यूस किया जा रहा है, थीटा को रिड्यूस किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है वेट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ ए ब्लॉक रेस्ट ऑन द प्लेन, ये यहां पर रेस्ट में है, तो इस डायरेक्शन में जो वेट लगेगा उसका वैल्यू डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये बताना है आपको। तो इस डायरेक्शन में इसका पहले हम लोग वेट फाइंड करेंगे। यहां से थीटा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये mg को रिजॉल्व कर लेंगे बच्चों। mg को जब रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ये यहां थीटा है तो इसको हम लोग थीटा लेंगे, ये आ जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा। तो ये वाला वेट जिसके वजह से ब्लॉक मतलब सरफेस के पैरेलल वाला वेट का बात किया जा रहा है, अगर परपेंडिकुलर का बात किया जाता तो mg cos थीटा का बात करते हैं हम लोग, लेकिन यहां पर बात किसका किया जा रहा है, सरफेस के पैरेलल। तो सरफेस के पैरेलल कौन सा है, mg sin थीटा है, तो mg sin थीटा यहां पर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहां पर mg sin थीटा ये जो है ये w इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, w पैरेलल इक्वल टू क्या लिखेंगे, mg sin थीटा। यानी यहां देख रहे हैं कि W पैरेलल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के, यानी थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो वो इंक्रीज होगा, और जब थीटा का वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो वो डिक्रीज होता जाएगा। इसीलिए कई बार देखते हैं कि ज्यादा थीटा करने पर ब्लॉक नीचे भी आ जाता है। तो कौन सा जवाब, रिमेन सेम, इंक्रीज इफ द प्लेन इज स्मूथ। आगे कहा जा रहा है इंक्रीज एज डिक्रीज एज, तो बच्चों ये हो जाएगा डिक्रीज एज, 14 का ये जवाब हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आप एंगल को डिक्रीज करेंगे mg sin थीटा का वैल्यू डिक्रीज करेगा, जब इंक्रीज करेंगे तो mg sin थीटा का वैल्यू, यहाँ पे g नहीं होगा थीटा होगा, mg sin थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर, चलिए ठीक। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक हैज ए मैग्नीट्यूड। लीजिए जिसका हम बात कर रहे थे वही सवाल अब दे दिया गया है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये रहा ये हॉरिजॉन्टल से मान लीजिए थीटा एंगल पे है, अब इस पे एक ब्लॉक को रख दिया गया जिसका मास m है। अब ये बताना है कि इस ब्लॉक के ऊपर सरफेस कितना, ये प्लेन जो है ये प्लेन एक्सर्टेड, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक हैज ए मैग्नीट्यूड, यानी ये प्लेन जो इस पर फोर्स लगाएगा कितना फोर्स लगाएगा आपको ये बताना है, मतलब प्लेन के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स बताना है। तो यहां पर हम लोग इसका एफबीडी बनाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सेम वही जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे बच्चों। mg इस डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल, ये कंपोनेंट आप रिजॉल्व करेंगे, आपको प्लेन के द्वारा फाइंड करना है। तो प्लेन लगा रहा है नॉर्मल, यानी नॉर्मल आपको फाइंड करना होगा, बॉडी रेस्ट में है, तो यहां पर क्या आ जाएगा mg cos थीटा,
यानी हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, n इक्वल टू mg cos थीटा, n इक्वल टू mg cos थीटा। ये फोर्स प्लेन लगाएगा किसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर। तो कौन सा ऑप्शन, mg नहीं, mg बाय cos थीटा नहीं, mg cos थीटा, mg tan थीटा, क्या आया है बच्चों, mg cos थीटा। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है टू फोर्सेज ऑफ 6 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन दी टू ब्लॉक्स ऑफ 2 kg एंड 1 kg kept on frictionless floor. What is the force exerted on 2 kg block by 1 kg block? यहां पर देख रहे हैं इस फिगर में दो बॉडी है, एक 2 kg का है और एक 1 kg का है। 2 kg वाले पे 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है और 1 kg वाले पे 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 kg ब्लॉक बाय 1 kg ब्लॉक, यानी 2 kg का ब्लॉक 1 kg पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ये बताना है आपको। तो बच्चों यहां पर पहले हम लोग को एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा और ये भी देखना होगा कि ये सिस्टम मूव किधर करेगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ नेट एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। आ जाएगा यहां पर एफ नेट 6 माइनस 3 बाय 2 प्लस 1। तो बच्चों यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये डायरेक्शन हो जाएगा राइट वर्ड। ये जो डायरेक्शन हम लोग फाइंड करेंगे ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो फाइंड किया उसका डायरेक्शन। अब यहां पर आपको ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा ये फाइंड करना है। तो बिल्कुल आसान है सर, आपने तो पहले ही बताया था कि यहां पर का फोर्स मान लेते हैं एन डैश, मान लेते हैं एन डैश, जितना अपोज कर रहा है फोर्स उसको लेना होगा। अपोजिंग फोर्स कितना है 3 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर आएगा एन डैश माइनस 3, m का वैल्यू 1 इंटू a1। तो सर ये आ जाएगा एन डैश इक्वल टू 4 न्यूटन। तो कौन सा जवाब ये। इससे पहले भी लेक्चर में हम लोग इस तरह क्वेश्चन किए थे और ऐसे पे तो आप लोग मास्टर बने हुए हैं। चलिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बॉडी ऑफ मास 40 ग्राम इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, द फोर्स ऑन द टेबल इज। यहां पर एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस टेबल पे एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, एक ब्लॉक मूव कर रहा है, इसका मास है 40 ग्राम और वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये इस टेबल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, टेबल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा ये बताना है। तो यहां पर देखिए टेबल पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। और जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो एफ अलोंग एक्स एक्सिस कर दीजिए, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यानी जो भी फोर्स लगेगा वो y एक्सिस में लगेगा और y एक्सिस में बच्चों एक ही फोर्स mg और ये क्या है नॉर्मल के टर्म में इस पर ये 40g फोर्स लगेगा इस पे टेबल पे, और टेबल भी इस पे उतना ही फोर्स लगेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर हो जाएगा ये। तो n इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 40 और बच्चों 40 ग्राम में दिया हुआ है तो बेहतर ये होगा कि आप g का भी ग्राम में वैल्यू यूज कर लें। बताया गया आपको 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूज कर लीजिए। यहां से आ जाएगा n इक्वल टू कौन सा जवाब देखिए 98 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000 के अप्रॉक्स वाला, तो यही हो जाएगा 39200 डायन। तो कौन सा जवाब 1। आसान सवाल है बच्चों ये। आगे देखिए, आगे 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ द टेंशन इन द केबल ऑफ 1000 kg एलिवेटर इज 1000 kg वेट द एलिवेटर। तो ये मान लीजिए ये एक एलिवेटर रहा, इस एलिवेटर में जो केबल है, एलिवेटर में जो केबल है, ये केबल है यहाँ पे, इसका कहा जा रहा है केजी। केबल का मास दिया हुआ है 100 kg, एलिवेटर इज 1000 kg वेट। ये मतलब यहाँ पर जो वेट है इसका 1000 kg का दिया हुआ, ये 1000 kg इफ द टेंशन इन द केबल ऑफ 1000 kg एलिवेटर। ये एलिवेटर जो देख रहे हैं बच्चों इसका वेट दिया हुआ है, मास 10 kg दिया हुआ है
और ये वेट जो रीड कर रहा है टेंशन के फॉर्म में वो 1000 kg वेट है द एलिवेटर। तो ये तभी होगा जब n इक्वल टू हो जाएगा t इक्वल टू एम जी, ये t इक्वल टू एम जी, यानी इस समय ये रेस्ट में होगा, यानी एलिवेटर मूव नहीं कर रहा होगा। तो फर्स्ट में कहा जा रहा है इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, बिल्कुल गलत। इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, ये भी गलत, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन होगा तो यहां पर एक टर्म आ जाएगा, ma वाला टर्म आ जाएगा। उसके बाद मे बी एट रेस्ट और एक्सेलरेटिंग, मे बी एट रेस्ट और इन मूविंग एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए एक्सेलरेशन जब भी होगा तो रीडिंग इतना नहीं होगा, ये रीडिंग चेंज हो जाएगा, 1000 kg वेट नहीं रह पाएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, या तो है कि एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो दो केस में हो सकता है, दो कंडीशन में हो सकता है, या तो एलिवेटर रेस्ट में होगा या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तब भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है एन एलिवेटर वेजिंग 3000 kg पुल्ड बाय ए केबल विथ एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टेकिंग g टू बी 10 मीटर पर सेकेंड, देन टेंशन इन द केबल इज, टेंशन इन द केबल इज। बच्चों ये फिगर यहाँ पे नहीं होगा, ये फिगर यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये किसी और क्वेश्चन का होगा, तो इस फिगर पे आप नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एलिवेटर का बात किया जा रहा है और ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम दिया गया है। तो देखिए हम लोग बना लेंगे, यहां पर कहा जा रहा है वेजिंग एन एलिवेटर वेजिंग 3000 kg पुल्ड बाय अपवर्ड केबल, अपवर्ड केबल, अपवर्ड केबल से इसको पुल किया जा रहा है। मान लीजिए ये कितना है, 3000 kg है, विथ एन एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, ऊपर की डायरेक्शन में कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। जी का वैल्यू आपको 10 लेना है, टेंशन इन द केबल, तो यहाँ पे केबल का टेंशन बताना है, बिल्कुल आसान सवाल। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन है, तो क्या लिखेंगे t माइनस mg इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ma, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो यहां से आ जाएगा t इक्वल टू ma प्लस mg, m दिया हुआ है 3000, a का वैल्यू 5 प्लस m का वैल्यू फिर से 3000 आप यूज करेंगे, और इंटू जी का वैल्यू आपका दिया हुआ है बच्चों कितना, और 10 लेना है तो 10 ले लेंगे, 3000 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा, और यहाँ पे 15,000 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिएगा, 4 5 1 2 3 ये आना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर 6,000 नहीं, 9,000 नहीं, 60,000 नहीं, 45,000 यस। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 45,000 आ जाएगा, 45,000 का फोर्स लगेगा, 45,000 न्यूटन, ये आपका सही जवाब रहेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा था कि एक एलिवेटर का केबल इसको, जिसका वेट कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 3000 kg, इसको ऊपर ले जा रहा है किस एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो आप t माइनस एम जी इक्वल टू क्या कर देंगे ma, t इक्वल टू ma प्लस आ जाएगा mg, मास का वैल्यू आप यूज कर लेंगे। और वैसे भी देखिए 5 और 10 50, और 50 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 45,000, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहां पर दिया हुआ है, अब देखिए ये फिगर इस क्वेश्चन का फिगर था, तो थोड़ा फिगर हमको वहां से लेना पड़ेगा। ये वाला फिगर जो देख लीजिए, m1 है, m2 है, m3 है, t1 t2 और t3। तो यहां पर इस क्वेश्चन का फिगर पहले हम ड्रॉ कर देते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। ये रहा, ये इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए इस पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। कहा जा रहा है 3 blocks are connected as shown in figure on a horizontal frictionless table and pulled to the right with a force T3 equal to 60 Newton. If M1 10 kg, M2 20 kg and M3 30 kg। ये वहां पे M1 है, ये M2 है और ये M3 है। टेंशन T1 है, टेंशन T2 है, T1 T2 है और ये T3 जो हम फोर्स दिखा रहे हैं यहाँ पे F। इसको हटा दीजिए, फिगर देख लेते हैं, और T3 ही F होगा। चलिए ठीक है, T3 इक्वल टू ये F है, लेकिन ये दोनों सेम ही होगा।
तो कहा जा रहा है 3 ब्लॉक आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल एंड पुल्ड टू द राइट विथ T3 इक्वल टू 60 न्यूटन। तो यहां पर 60 न्यूटन का फोर्स लगा करके इसको पुल किया जा रहा है। इफ M1 10 kg, ये 10 kg है। आगे कहा जा रहा है M1 इधर है, ये 10 kg है, ये 20 kg है और इसके बारे में बताया जा रहा है ये 30 kg है। तो आपको फाइंड करना है टेंशन T2 इज T2, यानी यहां का टेंशन बच्चों आपको फाइंड करना है। तो यहां पे भी आप पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे, A इक्वल टू एफ नेट एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो यहां से लिखेंगे A, एफ नेट एक्सटर्नल कितना है देख लीजिए 60 न्यूटन, तो यहां लिखेंगे हम लोग 60। अब जो भी है इसके अलावा T1 T2 ये सब इंटरनल फोर्स हो जाएगा बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए 20 और 10 30 60 लीजिए, ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इस सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको फाइंड करना है T2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो T2 इक्वल टू पीछे का दोनों मास और उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये तो इंटरनल है इसको इग्नोर कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 30 kg, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बोल दीजिए सर 30 न्यूटन। तो ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी यहां पर इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा 30 न्यूटन हो जाएगा, 30 न्यूटन, T2 30 न्यूटन आएगा। तो क्या किया गया यहाँ पर, पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया गया, उसके बाद T2 इक्वल टू मोशन के डायरेक्शन में जो भी मास पर इसका इफेक्ट होगा उसको लेंगे, तो 30 इंटू 1 30 न्यूटन हो जाएगा।